माननीय मोदी जी की लहर दिखाई पड़ती है। बोलना तो पड़ेगा ना। राज्य बदल जनतेच्या मनामध्ये भगवा रुजवा, पण कायद्याने अजून नाहीये। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। चुनाव आलारे में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज की पहली खबर, एनसीपी को आज उसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जो कुछ दिन पहले कांग्रेस को करना पड़ा था। एनसीपी के कद्दावर नेता और एनसीपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिंह मोहिते पाटिल के बेटे और एनसीपी के पूर्व राज्यसभा सांसद रणजीत सिंह मोहिते पाटिल ने एनसीपी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में रणजीत सिंह मोहिते पाटिल ने बीजेपी में प्रवेश किया। वहीं पर देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया कि माढ़ा लोकसभा सीट से, जहां पर इस वक्त रणजीत सिंह मोहिते पाटिल के पिता विजय सिंह मोहिते पाटिल एनसीपी के सांसद हैं, वहीं से उन्हें टिकट दिया जाएगा। अब रणजीत सिंह मोहिते पाटिल ये कह रहे हैं कि उनके पिता का उन्हें पूरा आशीर्वाद है, लेकिन अब तक विजय सिंह मोहिते पाटिल ने एनसीपी से इस्तीफा नहीं दिया है। दरअसल बात यहां तक इसलिए पहुंची कि कुछ दिन पहले शरद पवार, जो 2009 से माढ़ा के सांसद थे, उन्होंने अचानक 2014 में यह तय किया था कि वो अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन 2019 आते आते कुछ दिन पहले उन्होंने यह ऐलान किया था कि हो सकता है कि कार्यकर्ताओं के दबाव के चलते वो माढ़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से एक बार फिर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। और वहीं से मोहिते पाटिल परिवार और शरद पवार के बीच दरार पड़ना शुरू हो गया। उसके बाद शरद पवार ने अपना हाथ चुनाव मैदान से वापस ले लिया, लेकिन उसके बावजूद यह माना जा रहा था कि विजय सिंह मोहिते पाटिल का टिकट कट सकता है, जिसके चलते रणजीत सिंह मोहिते पाटिल बीजेपी से संपर्क में आए और उसके बाद अब उन्होंने प्रवेश कर लिया। दरअसल मोहिते पाटिल परिवार यह सहकार और बाकी मूवमेंट के चलते सोलापुर ही नहीं तो पश्चिम महाराष्ट्र में काफी वजनदार परिवार माना जाता है। और विजय सिंह मोहिते पाटिल के पिता के जमाने से कांग्रेसी रहे मोहिते पाटिल परिवार का पश्चिम महाराष्ट्र पर काफी वर्चस्व रहा है। इसीलिए विजय सिंह मोहिते पाटिल 25 साल से महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे और एनसीपी और कांग्रेस के कार्यकाल में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी बने। उनके बेटे रणजीत सिंह मोहिते पाटिल को युवक एनसीपी कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से चुनाव में एनसीपी की अंदरूनी राजनीति ने मोड़ लिया, रणजीत सिंह मोहिते पाटिल के पास कोई चारा नहीं बचा कि अब वो बीजेपी में जाकर चुनाव लड़े। लेकिन ये एनसीपी के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि राधाकृष्ण विखे पाटिल, जो कांग्रेस के नेता है और नेता विपक्ष है, उनके बेटे ने भी इसी तरीके से कांग्रेस छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया था। बीजेपी का लक्ष्य है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार उनकी ज्यादा सीटें जीत कर आए। और ऐसे में माढ़ा की सीट, जो अब तक एनसीपी के साथ रही है, अगर रणजीत सिंह मोहिते पाटिल से बीजेपी के दामन में चली जाती है तो बीजेपी को उसका फायदा ही होगा। अब देखना यह है कि एनसीपी रणजीत सिंह मोहिते पाटिल के खिलाफ क्या चक्रव्यूह रचती है। अब दूसरी खबर गोवा से। गोवा में बीजेपी सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया है। यह बहुमत उन्होंने गोवा विधानसभा में साबित कर दिखाया। गोवा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विश्वास मत का प्रस्ताव रखा और उनके पक्ष में 20 वोट पड़े, जिसमें बीजेपी के 12, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 3 और 2 निर्दलीय विधायकों ने उनको समर्थन दिया। दरअसल ये बाकी सारे लोग मंत्री बन चुके हैं। प्रमोद सावंत के साथ बीजेपी के 5 मंत्री इस वक्त गोवा में शामिल किए गए हैं। उसके विरोध में 15 वोट पड़े, जिसमें कांग्रेस के 14 और 1 एनसीपी के विधायक ने भी विश्वास मत के खिलाफ वोट डाला। दरअसल कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा विधायक होने के बावजूद कांग्रेस यहां पर सरकार नहीं बना पा रही है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से गोवा फॉरवर्ड को अप्रोच भी किया गया था, जब मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद बीजेपी को सरकार बनाने में दिक्कतें हो रही थी। लेकिन निर्दलीय विधायक और गोवा फॉरवर्ड पार्टी को यह लग रहा था कि अगर कांग्रेस के साथ जाते हैं और कांग्रेस का अपना घर ठीक से नहीं रह पाता है, कांग्रेस में अगर फूट पड़ती है तो उसका नुकसान उनको भी उठाना पड़ सकता है। इसके चलते वो बीजेपी के साथ रहना ही उन्होंने पसंद किया और इसी के चलते गोवा में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन चुकी है। अब खबर एमएनएस चीफ राज ठाकरे की। राज ठाकरे ने एक बार फिर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की, लेकिन इस बार मुलाकात किसी गठबंधन को लेकर नहीं थी। तो मुलाकात इसलिए थी कि 6 अप्रैल को गुड़ी पाड़वा के दिन एमएनएस की रैली होने जा रही है। इस रैली में शरद पवार को एक विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया जाएगा। शरद पवार ने यह आमंत्रण स्वीकार लिया है और हो सकता है कि इस रैली में शरद पवार भी शिरकत करेंगे। एक ही दिन पहले राज ठाकरे ने एमएनएस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह कहा था कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बार के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इस बार की लड़ाई मोदी बनाम बाकी सारे लोग
ऐसी होनी चाहिए और इसी के चलते भले ही वो लोकसभा चुनाव ना लड़े, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ महाराष्ट्र भर में प्रचार जरूर करेंगे और जाहिर सी बात है कि उनके प्रचार का फायदा कांग्रेस एनसीपी को हो सकता है। राज ठाकरे को सुनने के लिए काफी लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन ये वोटों में परिवर्तित करना अब तक एमएनएस कर नहीं पाई है। ऐसे में उनके मोदी के खिलाफ प्रचार करने का फायदा कांग्रेस और एनसीपी उठाना चाहती है और यही वजह से माना यह जा रहा है कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार एमएनएस की रैली में शिरकत करेंगे और राज ठाकरे उस दिन, जैसे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा था, उस दिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ और कुछ बातें कहने वाले हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी में पहुंची। दरअसल वो 3 दिन की उत्तर प्रदेश यात्रा पर है और ये यात्रा एक बोट यात्रा के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि ये यात्रा मां गंगा ने बुलाया है इस नाम पर चल रही है, क्योंकि प्रयागराज से लेकर बोट से वो वाराणसी तक जाने की कोशिश कर रही थी। तो 3 दिन के भीतर उन्होंने कई मंदिरों को भेंट दी, कई मजारों पर चद्दर चढ़ाई, मछुआरों से मिली, वहां की आम जनता से मिलकर कांग्रेस को अच्छे दिन लाने की कोशिश प्रियंका गांधी की तरफ से हो रही है। दरअसल प्रियंका गांधी ये भी कह रही है कि नरेंद्र मोदी लोगों को मूर्ख ना समझे, उनको पता है कि सरकार उनके बारे में क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। इस बीच प्रियंका गांधी का ये भी कोशिश है कि मंदिरों को भेंट कर एक हिंदुत्व कनेक्ट वोट बैंक के साथ जोड़ने की उनकी कोशिश रही है। दरअसल पूर्वी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए इसलिए भी अहम है और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब प्रियंका गांधी के कंधों पर है, वो इसलिए भी है क्योंकि 2009 में जब पूरे देश में कांग्रेस 200 का आंकड़ा पार कर चुकी लोकसभा के चुनाव में, तब पूर्वी उत्तर प्रदेश के 42 में से 21 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, जिसमें से 15 सीटें इस इलाके की हैं और इसीलिए कांग्रेस कोशिश कर रही है कि प्रियंका गांधी के जरिए यहां पर एक बार फिर अपना दबदबा कायम करे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बाद अब बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी यह घोषणा की है कि 2019 के लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगी। मायावती का कहना है कि वो आराम से किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव जीत सकती है, लेकिन अगर वो चुनाव मैदान में उतरे तो उनके कार्यकर्ता सिर्फ उन्हीं की सीट पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जबकि इस बार उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और ऐसे में मायावती को लगता है कि अगर वो पूरे राज्य में प्रचार करना चाहती है तो वो लोकसभा चुनाव के मैदान से दूर खड़ी होगी। हालांकि ये भी बात कही जा रही है कि मायावती का यह मानना था कि वो अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर ऐसी स्थिति उभरती है कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो ऐसे में मायावती ये कोशिश कर सकती है कि वो खुद प्रधानमंत्री बने। इसीलिए मायावती ये भी कहने से नहीं चूकी कि अगर जरूरत पड़े तो कल किसी उपचुनाव से वो लोकसभा में दोबारा प्रवेश कर सकती है। लेकिन कुल मिलाकर मायावती की रणनीति यही है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत में भी वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार करे और ज्यादा से ज्यादा सीटें बीएसपी के लिए जीत कर लाए, ताकि 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरीके की स्थिति उभरेगी उसमें वो अपनी कोशिश प्रधानमंत्री पद के लिए जारी रख सकती है।